एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस का पेपर जो 7 सितंबर 2025 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। ये वीडियो हमारी DSSB PYQ सीरीज़ का ही पार्ट है, जहां हम PYQs को अच्छे से डिटेल में समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट विद द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको इन चारों ग्रुप में से, जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, इन चारों ग्रुप में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप की सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या है भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज़ द एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। क्या बताया गया है, देखो क्या क्या डिफाइन किया है मैंने, कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या होता है भी, नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, और वो नेगेटिव आयन क्या होता है भी, अनायन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो क्या बनता है, कैटायन बनता है। तो यहाँ पे क्या है, एक कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसने क्या किया भी, एक नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन की है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। तो ये जब अनायन की फॉर्मेशन होती है, अनायन बनता है, इस टाइम पे क्या होता है भी, एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज़्यादा ये एनर्जी होती है उतना ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन को क्या है भी, एक्सेप्ट कर पाता है। यानी कि जितनी ज़्यादा ये एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, और एक पॉइंट और, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा, जिसका ऑक्टेट क्या है, जल्दी ही कंप्लीट होने वाला होगा। अब देखो जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम की जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 281। तो यहाँ पे अब इसके लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 7 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की टेंडेंसी जिसकी जल्दी होगी, यानी कि जिसको कम ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसी के लिए ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है भाई, ज़्यादा आती है। अब यहाँ पे ग्रुप 2 देखते हैं, आपको जो ऑप्शन दिए गए ना, 1 बाय 1 ऑप्शन देखो। जैसे ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 की जो जनरल कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम की जो कन्फिग्रेशन होती है आउटर शेल की, वैलेंस कन्फिग्रेशन जो बनेगी वो होती है ये 3s2। अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या है भी, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो ये क्या प्रेफर करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा आएगी नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा आएगी जिसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जिसको कम ही इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। अब यहाँ पे तो इसके लिए क्या है भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्या होगी भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप 17। ग्रुप 17 की कन्फिग्रेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल की जनरल कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो होती है NS2 NP5। इसका मतलब यहाँ पे देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 यहाँ है और 2 यहाँ पे है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या होती है भाई, देखो 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना टोटल, यहाँ पे 2 फिल हो गए, और यहाँ पे जो सेकंड शेल है, इसकी आउटर शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे 8 हो जाते, जैसे किसके केस में होता है, नियोन के केस में होता है। नियोन क्या है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है, और ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये नोबल एलिमेंट है, तो ये जो नोबल एलिमेंट होते हैं इनका क्या होता है भी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बोलेंगे हम। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी भाई, 0 होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्रुप 1 में एग्जांपल यहाँ पे देखो हमने सोडियम का लिया था, तो इसके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, तो इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसी वजह से यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी
वो क्या होती है भी मोस्ट नेगेटिव आती है। क्वेश्चन नंबर 2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूजली अकर इन विच मीडियम। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है वो कौन से मीडियम में होती है। ऑप्शंस है एक्वस सॉल्यूशन, मोल्टन स्टेट, वैक्यूम, हाई प्रेशर, गैसियस स्टेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी ऑप्शन नंबर 1 एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, अभी PYQs में हमने डिस्कस भी किया था, ये एक शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्या होती है भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, इसमें आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास दो सॉल्ट होते हैं, उनके कटायन और अनायन क्या होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट, ये यहाँ पे आपके पास एक सॉल्ट है। बेरियम पे कितना चार्ज होता है +2, क्लोरीन का -1 होता है, बट इस +2 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या है 2 ही क्लोराइड आयन यूज़ किए हैं, तो ये क्या है ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाएगा, +2 और -2 आ जाएगा। यहाँ पे सोडियम का +1 होता है, सल्फेट का -2 होता है, इस -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है सोडियम आयन 2 है। तो बेरियम क्या है कंबाइन करेगा किसके साथ, इसके अनायन के साथ, इस सॉल्ट के सल्फेट के साथ, और यहाँ पे सोडियम कंबाइन करता है किसके साथ भी क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है +1, ये -1 है, यहाँ पे +2 और ये क्या है -2 है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है भी 2 सोडियम है और 2 ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये कौन से मीडियम में होती है, यहाँ पे जो सॉल्ट होते हैं ना ये कौन से मीडियम में होते हैं, या तो एक्वस स्टेट में होते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं। एक्वस स्टेट का मतलब होता है जब आपने क्या किया है सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया है तो वो बन गई एक्वस स्टेट, और मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो भी सॉलिड क्रिस्टल थे, जैसे यहाँ पे BaCl2 है, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये सॉलिड स्टेट से क्या आ गया अपने लिक्विड स्टेट में आ गया है, यानी कि यहाँ पे ये आयंस में ऐसे ब्रेक हो गया है, यहाँ पे बेरियम आयन बन गए और क्लोराइड आयन बन गए। ये किसके केस में है, मोल्टन के केस में। एक्वस की बात करें तो यहाँ पे ये Ba+2 बेरियम आयन और क्लोराइड आयन तो बनेंगे, बट साथ में क्या है यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी आएंगे, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है एक्वस और मोल्टन स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई लिथियम बिहेव्स लेस मेटालिक देन सोडियम डिस्पाइट बीइंग इन द सेम ग्रुप। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि लिथियम और जो सोडियम है एलिमेंट ये दोनों ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दोनों कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 से, और ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं अभी अल्कली मेटल्स कहते हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। और जो अल्कली मेटल्स है इनके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है NS1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे लिथियम के केस में क्या होता है 2s1 होता है, सोडियम के केस में क्या हो जाता है भाई ये 3s1 होता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है, सेकंड शेल से, और यहाँ पे सोडियम के केस में कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, थर्ड शेल से। अब मेटालिक करेक्टर चेक करना है तो मेटालिक करेक्टर के लिए हम क्या देखते हैं, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो जितना इजीली क्या है भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, अच्छा मेटल बोलते हैं। अब ये जो टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, इसे इस टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि वो वाली एनर्जी जो आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं भी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जिसके लिए ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कम आएगी, यानी कि लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो जाएगा कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है, पकड़े रखा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। तो जिसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आएगी भाई कम आएगी, वही क्या बनेगा, अच्छा मेटल बनेगा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए कम होगी, जिसका साइज बड़ा होगा। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकंड शेल में, और जो सोडियम है, सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई, थर्ड शेल में। तो यहाँ पे ये सोडियम के लिए है और यहाँ पे ये लिथियम के लिए है। तो लिथियम के केस में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये सोडियम के केस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में। अब यहाँ पे थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम से तो सोडियम का साइज़ बड़ा हो गया है, साइज़ क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज और जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। क्योंकि लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड शेल में, और सेकंड शेल कहाँ पे है, न्यूक्लियस के क्लोजर है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, थर्ड शेल में। तो ये न्यूक्लियस से क्या है, एज़ कम्पेयर टू लिथियम दूर हो गया है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा वो कम बनेगा। अगर कम है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको लेस ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होगी, कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर कम एनर्जी यूज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सोडियम ही क्या बनेगा भी, अच्छा मेटल बनेगा। सोडियम क्या बनेगा, अच्छा मेटल। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अच्छा मेटल होने के लिए क्या चाहिए आपको, अच्छा मेटल होने के लिए क्या चाहिए भी, लार्ज क्या होना चाहिए, लार्ज क्या होना चाहिए,
साइज़ होना चाहिए, यानी कि जितना बड़ा साइज़ होगा एटम का वहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो जाएगा। लार्ज साइज़ होना चाहिए और साथ में ही लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। अगर लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली क्या है भी रिमूव हो जाएगा और वो अच्छा मेटल बन जाएगा। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, तो साइज़ क्या है, एलिमेंट्स का इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे लिथियम से डाउन द ग्रुप जब आप आओगे, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऐसे डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की नीड होगी। अगर कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इट मीन्स वो क्या है भी अच्छा मेटल है। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है भी, इंक्रीज़ हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि करेक्ट कौन सा है कि भाई लिथियम लेस क्यों है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो क्यों है भाई, देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको करेक्ट बताया गया है कि लिथियम का साइज़ क्या बनेगा, लिथियम का साइज़ एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्या है भाई, स्मॉल है, और इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या है, हाई है। तो इसी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम, और ये लेस मेटालिक आ जाएगा। तो बाकी ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में आपको कोवलेंट कंपाउंड दिया गया है। तो कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से आती है। तो बस यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें चेक कर लो कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। मेजरली हम 2 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ते हैं, वैसे तो 3 होती है, एक कोवलेंट आयनिक और एक हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक एलिमेंट, एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा क्या करता है, उसको गेन करता है। तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक के केस में होती है। अब यहाँ पे इसी को ही चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या देखो, KCl, पोटाशियम क्लोराइड। तो इन केस ऑफ पोटाशियम क्लोराइड क्या होता है भाई, यहाँ पे जो पोटाशियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और क्लोरीन गेन करता है। तो ये ऐसे यहाँ पे आयंस बनते हैं। अब एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, दूसरे ने गेन किया है, तो यहाँ पे तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या है, ये आयनिक है। तो ये आयनिक का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, ये तो सबको ही पता होगा, ये सबसे पहले आयनिक कंपाउंड का जब भी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में सोडियम क्लोराइड ही आता है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में भी क्या होता है, Mg+2 और O2 नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों ऑप्शन अगर आयनिक के हैं तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास किसका बच गया अभी, कोवलेंट कंपाउंड का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 H2O, वाटर मॉलिक्यूल। बता भी देती हूँ मैं यहाँ पे आपको कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन की जो कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है अभी, 1s2 2s2 2p4 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही फिल करेंगे। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपने ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर दिए। हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। यहाँ पे इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सभी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका डुप्लेट ऐसे कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद ही थे। ये वाले देखो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ पे क्या है, एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या हो गया अभी, 6 तो इसके पास ऑक्सीजन के पास खुद ही थे और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के यूज़ होंगे, और ऐसे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है अभी, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको आनी चाहिए कि कैसे होता है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, किसी ने भी लूज़ नहीं किया है, किसी ने भी ऐसे गेन नहीं किया है। दोनों ही एटम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोवलेंट बॉन्ड इज, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है भाई, क्या पूछा है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड अभी हमने समझा कि क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। स्ट्रॉन्गर देन आयनिक, कि भाई कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है आयनिक से, ये इनकरेक्ट है। आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस वजह से वहाँ पे कटायन एंड अनायन की फॉर्मेशन होती है। और साथ में क्या बनते हैं, कटायन एंड अनायन बनते हैं। जो आयन की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या होते हैं, कटायन और अनायन होते हैं। दे आर अपोजिटली चार्ज, और अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये कोवलेंट जो बॉन्डिंग होती है उससे स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्गर देन आयनिक, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट अ बॉन्ड, इट इज़ जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी इनकरेक्ट है।
थर्ड ऑप्शन है वीकर देन आयनिक बॉन्ड, यही वाला ऑप्शन क्या है भी करेक्ट है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका प्रोडक्ट होता है, यानी कि किसके इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट होता है, ये आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस देखो भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, HCl। नेक्स्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये क्या होता है भी, NaCl। सॉल्यूशन लिखा है मतलब कि इसका एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में ये डिजॉल्व है। नेक्स्ट है पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो पोटाशियम क्लोराइड क्या होगा भी, KCl होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। तो अब जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं वो किसकी कराते हैं भी, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कराते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है कि इस ब्राइन सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो यहाँ पे आपको कैथोड एंड एनोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे जो कैथोड होती है, एनोड होती है, और साथ में ही जो सॉल्यूशन होता है, इन पे आपको क्या डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, ये आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, कैथोड, एनोड एंड सॉल्यूशन पे जो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या मिलते हैं भी, एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है। एनोड पे हमें मिलता है यहाँ पे क्लोरीन गैस, क्या मिलती है यहाँ पे, क्लोरीन गैस मिलती है। कैथोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है भी, कैथोड पे हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। और जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपको क्या मिलता है भी, NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये आपको कब मिलता है, किसके इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है, तो किसके इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है भी, सोडियम क्लोराइड से। ये हम PYQs में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, आप ऑब्जर्व करना कि जो 6 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया था DSSB ने, उससे लेकर 7 तक सारे ही क्वेश्चन क्या है, शिफ्ट में मिलते जुलते हैं। किसी क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया, किसी ऑप्शन का उठा के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, इस पेपर में मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। अब जैसे ब्राइन सॉल्यूशन से क्वेश्चन आई थिंक इससे पहले की शिफ्ट में भी 2-3 बार पूछ लिया है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस आ रहा है, लैंग्वेज में चेंज आ रहा है। जैसे कहीं पे पूछ लेगा कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कहीं पे पूछा है उसने कि ये जो क्लोरीन मिलता है, इस क्लोरीन के यूज़ कहाँ पे होते हैं, इस क्लोरीन का आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट के। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक मास, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड अटोमिक नंबर। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया था। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं अभी, ये हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। जब हम क्या करते हैं अभी, पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे थे कि भाई एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करना है, तो वहाँ पे डिफरेंट लॉज आए थे, उनमें से ही एक लॉ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का बेस क्या था, किस बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया था, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया था, तो वो किया गया था भी अटोमिक मासेस के बेसिस पे, इंक्रीजिंग अटोमिक मास के बेस पे। और न्यूलैंड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होगी भाई, सिमिलर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपाउंड शोज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस में ये कन्वर्जन्स दी हुई है और इसमें ये चेक करना है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में इंक्रीज हो रहा है। तो 1 by 1 देखते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1 होगा। और कोई भी एलिमेंट जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। तो क्लोरीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0। तो -1 से 0, तो -1 से 0 यानी कि नेगेटिव से जब 0 की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन से क्या बन रहा है, ClO3 नेगेटिव बन रहा है, तो ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में यहाँ पे 0 आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ClO3 नेगेटिव में यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। यहाँ पे इसके लिए एक्सपुट कर लो, जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना होता है। ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -2 होता है, कितनी ऑक्सीजन है भाई यहाँ पे, 3 है, तो यहाँ पे क्या है भाई, प्लस में ऐसे -6 आएगा। और ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 है, तो इक्वल टू में -1 रखेंगे। और इसे सॉल्व करने के बाद जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, +5। मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +5 आई है। 0 से +5 ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में अगेन ये 0 है, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन है,
ये कितना है अभी -1, तो 0 से -1 गया है, 0 से -1 में क्या हो रहा है अभी, डिक्रीज़ हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे HCl से क्लोरीन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है HCl, क्लोरीन की -1 होगी और क्लोरीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में 0, तो -1 से 0 अगेन ये भी क्या हो रहा है अभी, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं अभी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज़ होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे रिडक्शन। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, कुछ ना कुछ इनकरेक्ट है। अब ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आया हुआ था, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है अभी, मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है, देखो 3 ऑप्शन में यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहे हैं। एक ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें क्या है, डिक्रीज है। अब या तो ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि इंक्रीज के प्लेस पे क्या हो, डिक्रीज, कि विच कंपाउंड शोज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनता, ऑप्शन नंबर थर्ड। या फिर इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि विच कंपाउंड शोज द मैक्सिमम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तब मैक्सिमम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाता, ऑप्शन नंबर 2। बट बिल्कुल एज इट इज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फिर इनकरेक्ट है। ऑप्शन और जो स्टेटमेंट है वो क्या है अभी, यहाँ पे मिसमैच है, वो आपस में कोरिलेट नहीं कर रही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो भी, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो वो आपका क्लियर हो कि इस क्वेश्चन में क्या है अभी, थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज। यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट किस बेसिस पे किया गया था। तो ये किसके बेसिस पे किया गया था अभी, इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, इन द ट्रायड ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम द अटोमिक मास ऑफ सोडियम इज अप्रोक्सीमेटली। ये क्वेश्चन अगेन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से है, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये कौन सी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अभी, ये डॉबनियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे है। तो अकॉर्डिंग टू द डॉबनियर क्या होता है अभी, फर्स्ट एलिमेंट एंड जो थर्ड एलिमेंट होता है उन दोनों के मास का एवरेज किसके इक्वल आता है अभी, मिडल एलिमेंट के मास के अप्रोक्सीमेटली होता है। अब यहाँ पे ट्रायड जो होता है, ट्रायड का मतलब क्या है अभी, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। क्या होता है अभी, ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट होता है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो लिथियम है और जो सोडियम पोटाशियम, ये जो तीनों एलिमेंट का ट्रायड बना है, इसमें सोडियम का मास किसके इक्वल आएगा, तो वो इन दोनों के एवरेज के इक्वल होगा, इन दोनों के मासेस के एवरेज के इक्वल। तो ऑप्शन देखते हैं, इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम, इनकरेक्ट है। डबल द मास ऑफ लिथियम, ये भी इनकरेक्ट है। 1/3 ऑफ द मास ऑफ पोटाशियम, ये भी इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या बन गया, इसका करेक्ट आंसर बन गया, लिथियम का जो मास होता है वो 7 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, पोटाशियम का मास जो होता है वो 39 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड का क्या करना है आपको, मास का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 7 + 39 जब हम करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे ये 46 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, मतलब कि 23। तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है ना, और ये किसके इक्वल आता है, अप्रोक्सीमेटली के इक्वल होता है। अभी इसी पेपर में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी के रिगार्डिंग, या तो इस शिफ्ट में मिलेगा या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको मिलेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होता है या अप्रोक्सीमेटली में इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेंट ब्राइन इन क्लोर अल्कली प्रोसेस इज यूज फॉर। यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन क्लोर अल्कली का आ गया। पीछे ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपको कैसे मिलता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन से मिलता है, तो वो भी क्लोर अल्कली प्रोसेस थी, ये भी क्लोर अल्कली का ही क्वेश्चन है। जो स्पेंट ब्राइन है वो क्या होती है क्लोर अल्कली प्रोसेस में, और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो क्लोर अल्कली प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, अभी पीछे ही मैंने आपको समझाया था, डिस्कस किया था कि जो एक्वस क्या होता है आपके पास, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हो तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, अभी आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं क्लोरीन गैस प्लस में हाइड्रोजन गैस, और साथ में आपको क्या मिलता है अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो कितना सोडियम क्लोराइड यानी कि कितना यहाँ पे ब्राइन यूज़ हो चुका है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेंट ब्राइन बोलते हैं, यूज अप सॉल्यूशन। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो भी ब्राइन सॉल्यूशन होता है ना, जो बचता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेंट ब्राइन बोलते हैं। तो ये जो स्पेंट ब्राइन सॉल्यूशन होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये होता है अभी डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स एंड डिटर्जेंट मेकिंग, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। अब देखो भाई, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, याद होगा, क्या होता है अभी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है कि इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म द बेस, इट इज़
नॉट प्रेजेंट एट ऑल, कि भाई ये मतलब कोई प्रेजेंट ही नहीं होता, वाटर प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी? ऑप्शन नंबर 1, कि जो वॉशिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, किसी भी सॉल्ट की जब हम बात करेंगे उसमें जो भी वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो भी उसका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, वो कहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस को शो कर रहा होता है, उसका क्या रोल होता है अभी? टू मेक द क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबल, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शेप देने में क्या करता है अभी? हेल्प करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आयनी कंपाउंड? आयनी कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आयनी कंपाउंड क्या होते हैं अभी? जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। दे आर यूजली क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट आपको चेक करनी है, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूजली आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है। इनके बीच में क्या है भाई? यहाँ पे कटायन एंड अनायन होते हैं, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनकी लैटिस को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर बताया गया है कि वो मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर होते हैं, तो यही वाला ऑप्शन क्या आ गया अभी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, नॉट ट्रू आ गया। मेलिएबल का मतलब होता है कि हैमर से उसको स्ट्राइक कर करके हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते आयनिक कंपाउंड को। और डक्टाइल का मतलब होता है कि उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेच करके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है आयनिक कंपाउंड के लिए। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दे फॉर्म आयंस इन वाटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आयनिक कंपाउंड क्या है भी? आयन फॉर्म कर लेते हैं जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द ह्यूमन स्टमक व्हेन इट सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग डाइजेशन? तो ये तो सभी को पता ही है कि ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है अभी? HCl एसिड प्रेजेंट होता है। और जो HCl एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जो pH की वैल्यू होती है वो आपको 1 से 3 ऐसे डिफरेंट मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन। आप देख लेना कि आपको क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच लिमिटेशन इज एसोसिएटेड विद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? देखो सेम ही शिफ्ट में न्यूलैंड्स लॉ से दूसरी बार क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? लिमिटेशन पूछी है कि न्यूलैंड्स की लिमिटेशन क्या होती है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन देखनी है। फर्स्ट ऑप्शन है इट अरेंज एलिमेंट विदाउट कंसिडरिंग देयर मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर, तो ये तो लिमिटेशन से कुछ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है इट प्लेस ऑल नोबल गैसेज टुगेदर इन सेपरेट कॉलम आउटसाइड द टेबल, ये भी इसकी लिमिटेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है इट डिड नॉट वर्क फॉर एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम ड्यू टू इरेगुलर प्रॉपर्टीज रिपीटेशन, तो यही वाला क्या है भी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये कहाँ तक एप्लीकेबल हो रहा था भी? ये कैल्शियम तक अप्लाई हो रहा था, और ये हैवियर एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। देखो सेम डॉबनियर से एक और क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या किया है? कुछ 2-4 टॉपिक उठा रखे हैं, वो पकड़ रखे हैं, उन्हीं से ही घुमा फिरा के वो पूछे जा रहा है। कुछ नए टॉपिक्स या नए क्वेश्चंस वो बना ही नहीं रहा है। तो असर्शन में बोला गया है कि डॉबनियर ट्रायड वर एन अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जो डॉबनियर ट्रायड था वो एक अर्ली अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये ठीक है। रीजन में बोला गया है कि इन ऑल ट्रायड्स द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू, तो इसमें ये बात तो यहाँ तक ठीक बोली उसने कि मिडल एलिमेंट का जो होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है, बट यहाँ पे उसने एक चीज़ गलत पॉइंट आउट कर दी है स्टेटमेंट में, वो क्या कि एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ है, तो ये क्या अभी यहाँ पे क्वेश्चन रीज़न जो है इसका इनकरेक्ट बन जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, तो असर्शन ट्रू है, रीज़न क्या आ जाएगा इसका? फॉल्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन रियल लाइफ? यहाँ पे आपको चेक करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रियल लाइफ का एग्जाम्पल कौन सा आपको दिया गया है।
फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म H2 एंड O2, कि आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो क्या मिलते हैं अभी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं। अब ये तो किसका एग्जांपल हो गया अभी, डीकम्पोजिशन का हो गया है। और डीकम्पोजिशन में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, तो उसमें किसका एग्जांपल, ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे क्या बोल दिया उसने कि वाटर से आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है और प्लस में ऑक्सीजन गैस मिल रही है, तो ये तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए, तो ये क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन होता है। तो ये डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी डीकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया कि कॉपर सल्फेट को आपने हीट किया और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे भी डिसोसिएशन वर्ड आ गया, मतलब कि डीकम्पोजिशन टाइप का हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। अगर फर्स्ट 3 इनकरेक्ट है तो फोर्थ ही क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या बोला गया है कि क्विकलाइम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ड्यूरिंग द वाइट वॉशिंग। तो अब ये क्विकलाइम क्या होता है भी, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर के साथ आपने रिएक्शन की, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये बनता है, ये बना है यहाँ पे। तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है और ये रिएक्शन कैसी होती है भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन स्टमक, नीड्स अ लो पीएच फॉर केमिकल डाइजेशन, यही वाला करेक्ट है। आपने देखा ही कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें HCl प्रेजेंट होता है, उसके लिए जो पीएच रेंज होती है वो 1 to 3 ये होती है, तो ये लो ही पीएच वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे आपको क्या करना है भी, पीओपी की फॉर्मेशन करनी है, इसके लिए करेक्ट मेथड चूज़ करना है। तो पीओपी का जो फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो क्या होता है भी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हाफ H2O वाटर मोलिक्यूल होता है यहाँ पे। तो ये कैसे बनेगा, फर्स्ट है बाय एडिंग वाटर टू जिप्सम, कि आपने क्या किया है, वाटर ऐड कर दिया जिप्सम में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है ये, यहाँ पे 2 वाटर मोलिक्यूल होते हैं, तो जिप्सम का फॉर्मूला ये है। तो ये इनकरेक्ट है कि आपने जिप्सम में वाटर को ऐड कर दिया तो आपके पास पीओपी आता है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बाय एडिंग एसिड टू कैल्शियम कार्बोनेट, कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट में एसिड को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या है भी, पीओपी आ जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बाय हीटिंग जिप्सम एट हाई टेम्परेचर, कि आपने जिप्सम को हाई टेम्परेचर पे हीट किया है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बाय हीटिंग जिप्सम एट मॉडरेट टेम्परेचर, कि आपने जिप्सम को हीट किया है मॉडरेट टेम्परेचर पे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है भी, पीओपी मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट होता है यानी कि जिप्सम होता है, इसको हम हीट करते हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 373 केल्विन, या फिर अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करते हो तो ये हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसको जब आप इतने टेम्परेचर पे हीट करते हो मॉडरेट टेम्परेचर पे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है भी, पीओपी मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जब आप इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, ये जो यहाँ पे जिप्सम है ना, जब हम इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो यहाँ से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, लॉस्ट हो जाते हैं। ये कैसा बन जाएगा, एनहाइड्रस बन जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्या पता इन फ्यूचर वाले एग्जाम्स में पूछा जाए कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द लैब स्टाफ वाज प्रिपेयरिंग सम सॉल्यूशन फॉर द लैब प्रैक्टिकल्स ऑफ स्टूडेंट, बाय मिस्टेक ही लेफ्ट द एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ओपन, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि लैब स्टाफ है वो प्रैक्टिकल्स कराने के लिए क्या कर रहा है अभी, सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर रहा है, बट बाय मिस्टेक उसने क्या किया है, एक प्लास्टिक बोतल के कंटेनर को ओपन छोड़ दिया है, ठीक है, उसने उसको अच्छे से टाइटली क्लोज नहीं किया, तो उस कंटेनर में क्या प्रेजेंट था अभी, ब्लीचिंग पाउडर प्रेजेंट था। तो ब्लीचिंग पाउडर अब क्या है, एक्सपोज टू एयर हो जाएगा क्योंकि वो टाइटली क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या होगा जब वो एक्सपोज हो जाता है एयर के साथ, कांटेक्ट में आता है ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बिकम एसिडिक, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इट लूजेस क्लोरीन एंड गेट्स डिकम्पोज, तो यही को ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर होता है यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये कांटेक्ट में आता है भाई, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, एयर के कांटेक्ट में आए ना, तो एयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में, ये रिएक्ट करती है इसके साथ, और रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस में क्लोरीन गैस बनती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया कि इसने क्लोरीन को लूज़ कर दिया और ये क्या हो गया भाई, डिकम्पोज हो गया। बाकी ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, विच केमिकल इज़ मैन्युफैक्चर वाया द सॉल्वे प्रोसेस। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉल्वे प्रोसेस होता है, सोडा अमोनिया प्रोसेस होता है, उससे कौन से केमिकल को आप प्रिपेयर कर सकते हो। ऑप्शंस है सल्फ्यूरिक एसिड, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों तो बनेंगे नहीं, ये इनकरेक्ट है। जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये सॉल्वे प्रोसेस का क्या होता है भी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है ये, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन के प्लेस पे कोई दूसरा कंपाउंड दिया होता ना, तब यहाँ पे आप बेकिंग सोडा को टिक कर सकते थे। बट जो सॉल्वे प्रोसेस होता है ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर 4। और जो सॉल्वे प्रोसेस है इसके रॉ मटेरियल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रॉ मटेरियल क्या होते हैं अभी, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और क्या होता है, वाटर होता है। तो दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द सॉल्वे प्रोसेस। और इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इसे फर्दर हीट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जिसे हम यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज करते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या करता है अभी, सोडियम क्या करेगा यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्म कर लेता है, विच इज़ वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक ऐसा रिएक्शन चूज़ करना है जो कॉम्बिनेशन भी हो और साथ में ही एक्सोथर्मिक भी हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है भी, जहाँ पे हीट रिलीज़ होती है, यानी कि जहाँ पे क्या है भी, एनर्जी रिलीज़ होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर रिएक्ट किया, कंबाइन करके क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और ये क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है क्या भाई, देखो तो बिल्कुल करेक्ट है। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो ये बन रहा है सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो इसी वजह से क्या है भी, ये एक्सोथर्मिक भी है, कॉम्बिनेशन भी है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिंक प्लस में HCl। तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हीट भी रिलीज़ होती है। आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी 10th क्लास में, हम पढ़ाते हैं ये कि जब आप जिंक मेटल को ऐड करते हो एसिड में, तो यहाँ पे जो बीकर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जो भी फ्लास्क है, बीकर है, इट बिकम्स हॉट। तो वो हॉट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब एनर्जी क्या है भी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या है भी, ये वाली जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक तो बनेगी, बट ये एग्जांपल नहीं होती किसका, कॉम्बिनेशन का, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, तो ये भी नहीं आएगा। और इससे नेक्स्ट तो डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है, ये भी नहीं आएगा। तो सुटेबल आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 1। और ये था आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।